Hello my dear students, good morning. I am Soni sir. Welcome to online class of English. एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डियर स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग का पार्ट नंबर 2 लेकर। पार्ट नंबर 1 में जो प्रेम और स्नेह आप लोगों का मिल रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको नोटिस के फॉर्मेट के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन नोटिस बनाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां अपने को रखनी चाहिए। अब इसमें अपन अध्ययन करेंगे कि नोटिस का जो फॉर्मेट मैंने बताया है उस फॉर्मेट में अपन क्या कुछ लिखते हैं। आप तैयार हो तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले वो फॉर्मेट मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया है वही फॉर्मेट मैंने एक बार वापस यहाँ पे काम में लिया है, जिसमें मैंने लिख रखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, 2 नंबर पे डेट, 3 नंबर नोटिस, हेडलाइन, सब्जेक्ट, कंटेंट ऑफ द नोटिस, सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब अपन चर्चा करते हैं कि जब एक नोटिस अपन लोग बनाते हैं तो नोटिस बनाते समय अपने को क्या कुछ करना है, अर्थात कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है, किस लेटर्स में अपन लोग लिखेंगे, उसकी अपन लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, पूरा अच्छे से आपके समझ में आएगा। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपन कंटेंट में क्या कुछ लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 नंबर पे मैंने लिख रखा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट। याद रख के चलना, नोटिस को बनाते समय आप लोगों को 1 नंबर पर नोटिस को जारी करने वाले इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है, वो भी किसमें? कैपिटल लेटर्स में। किसमें लिखना होता है बेटा? कैपिटल लेटर्स में। याद रखना इस बात को कि 1 नंबर पे द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। याद रखना, जब आप इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो तो दोनों तरफ बराबर जगह छूटनी चाहिए इन जो नोटिस बॉक्स होता है उसमें। जैसे मैंने इधर भी बराबर जगह छोड़ दी है और उतनी जगह इधर छोड़ दी। कहने का मतलब है ये सेंटर में आएगा, बीचों बीच आएगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कैपिटल लेटर्स में जब नाम लिखते हैं वो गलती कर देते हैं। कैसे? जैसे आपकी कॉपी की लाइन है उस लाइन के ऊपर तक टच कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है बेटा। आपके जैसे मान लो ये कॉपी की लाइन है और अपने को अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे जीपीएस, तो इसको कैपिटल लेटर में कैसे लिख देंगे अपन लोग? जीपीएस। ओके, यानी कहने का मतलब है कि आप जब कैपिटल लेटर्स में नाम लिख रहे हो तो ऊपर थोड़ी जगह आपको छोड़नी है, इसके ऊपर पूरा टच नहीं करना है। ये बात आपकी समझ में आई कि 1 नंबर पर कैपिटल लेटर्स में अपन नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 2 नंबर पे आपके डेट, ये डेट दे रखी है यानी नोटिस जारी करने की दिनांक। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? जैसे मान लो बेटा 26 जनवरी अपन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 26 जनवरी के लिए अपन लोग नोटिस जारी करेंगे। विद्यार्थी है, जो टीचर्स है, उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो अपन लोग नोटिस ये तो है नहीं 26 जनवरी के दिन जारी करेंगे, अपन लोग 3-4 दिन पहले जारी करते हैं। तो जिस दिन नोटिस जारी किया जाता है उस दिन की दिनांक आप लोग या तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो या राइट हैंड साइड में लिख सकते हो, किधर भी लिख सकते हो, इसमें आपके कोई बाध्यता नहीं है। जैसे मान लो आज की अपन लोग डेट की बात करें तो आप जैसे ये हो गया 10 जून 2020। समझ रहे हो मेरी बात? ये दिनांक आप या तो इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि नोटिस बॉक्स में 2 नंबर पर आपको डेट लिखनी है। बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 नंबर पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, 2 नंबर पे नोटिस जारी करने की दिनांक। अब देखो 3 नंबर पे मैंने लिख रखा है नाम नोटिस। क्या लिख रखा है? नोटिस। 3 नंबर पर आपको भी नाम लिखना है नोटिस से। वो कहां पर? उस नोटिस बॉक्स में बीचों बीच एकदम सेंटर में आपको लिखना है। याद रख के चलना, बीचों बीच एकदम सेंटर में आपको वो नाम लिखना है। क्यों?
जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है जस्ट उसके नीचे, कहने का मतलब डेट के बाद में आपको नोटिस नाम लिखना है। अब आप नोटिस नाम लिख रहे हो तो एक चीज ये ध्यान रख के चलना, अगर आप लाइन छोड़ना चाहो तो एक लाइन इसके ऊपर छोड़ दो और नोटिस के नीचे भी एक लाइन आपको खाली छोड़ देनी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे? यानी कैपिटल लेटर्स में आप लोग क्या नाम लिख दोगे? नोटिस नाम लिख दोगे। क्या लिख दोगे? नोटिस। हो गई ये बात। अब बात ये आती है 4 नंबर पर हेडलाइन या सब्जेक्ट। बेटा जो नाम नोटिस आपने लिखा है, नोटिस नाम के जस्ट नीचे, यानी एक लाइन खाली छोड़ करके जस्ट नीचे आपको कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, या तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख दो या स्मॉल लेटर्स में लिख दो, क्या? हेडलाइन या सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब आप कहोगे सर हेडलाइन या सब्जेक्ट क्या होता है? इसे हेडलाइन कह सकते हैं, इसे सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसे टॉपिक कह सकते हैं, इसे अपन लोग हेडिंग भी कह सकते हैं। बेटा आपको ये कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में लिखनी है, कोई भी इसमें बाध्यता नहीं है कि आपको इसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। यदि मान लो आपकी हेडिंग है वो बड़ी है तब तो आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिख दो, यदि छोटी है तो आप उसको किस में लिख दो? कैपिटल लेटर्स में लिख दो। अब ये कहाँ मिलेगी, ये बात आती है मुख्य। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपको प्रश्न में जाना है, प्रश्न में आपके वहां पे या तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्या मिलेगी? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद, फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या लगा मिलेगा? आईएनजी मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है इन दोनों वर्ब्स के बाद में यदि कोई भी टॉपिक का नाम या कुछ भी, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी टॉपिक का नाम या सब्जेक्ट या हेडलाइन में ये कह दूं कि इन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद में आपको ये मिलेंगे, टॉपिक का नाम आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेडलाइन मिल जाएगी। वैसे आपको पता ही है कि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो याद रख के चलना कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद में आपको टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट या हेडलाइन मिल जाएगी। अमूमन उनके आगे ए एंड द लगा रहता है, अमूमन बोल रहा हूं, अमूमन उनके आगे ए एंड द लगा रहता है, ठीक है ना। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनमें हेडिंग टॉपिक जो सब्जेक्ट होता है उनसे पहले आपको आर्टिकल लगा के दे देता है। कैसे? जैसे मान लो एक छोटी सी बात ये लिखते हैं, ये प्रश्न आ गया कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। मान लो ये क्वेश्चन में ही आपके एक लाइन मैंने उठा ली है, वो ये है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। देखो बेटा इसमें अपन लोग देखते हैं मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रही आपकी एमवी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में आपको क्या दे रखा है? ए ब्लड डोनेशन कैंप। मैंने क्या बोला था कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद में आपको टॉपिक का नाम, हेडिंग, हेडलाइन या हेडिंग दी हुई रहती है, और उनसे पहले अमूमन ए एंड द लगा रहता है, और इसको उठा करके आप कहां लिख दोगे? हेडलाइन या सब्जेक्ट की जगह या हेडिंग की जगह लिख दोगे। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आपको इसी तरीके से नोटिस बनाना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये अपन आप देखो छोटा ही इसलिए अपन लोग इसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। अगर मान लो सीधी सी बात है ये थोड़ा बड़ा होता है यहाँ पे टॉपिक का नाम, तो उसको क्या कर देते? स्मॉल लेटर्स में अपन लोग लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर पर द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, 2 नंबर डेट, उसको या तो आप लेफ्ट साइड में लिख दो या आप राइट साइड में लिख दो। 3 नंबर पर आपको नोटिस नाम, 4 नंबर पर हेडिंग या हेडलाइन आपको लिखनी है। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो 5 नंबर पे कंटेंट ऑफ द नोटिस आपको लिखना है। कंटेंट ऑफ द नोटिस में अपन लोग क्या लिखते हैं ये ध्यान से देखना। डियर स्टूडेंट्स, इतना काम होने के बाद 5वीं जो लाइन है, 5वीं लाइन आपको, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिख रहा हूँ, उनमें से एक लाइन आपको काम में लेनी है 5वीं लाइन पे। यानी मैं ये कह दूं कि स्टार्टिंग लाइन ऑफ द नोटिस, उसको अपन नोटिस की शुरुआती पंक्ति भी कह सकते हैं। अब इसके नीचे आपको ये लाइन लिखनी है, किसमें? कंटेंट ऑफ द नोटिस में। कौन सी? या तो ये लिख दो, ऑल द टीचर्स
स्टूडेंट्स, मेंबर्स, volunteers, person are hereby informed that, कोई दिक्कत? या इसकी जगह आप लोग कौन सी लिख सकते हो, ये लाइन लिख सकते हो, नोटिस इज hereby given that, या इसकी जगह आप ये नहीं लिखना चाहो तो ये लाइन लिख दो, सबसे पहले टॉपिक्स नेम, सबसे पहले टॉपिक्स नेम प्लस वर्ब प्लस एमवी थर्ड फॉर्म, प्लस एमवी थर्ड फॉर्म। अगर मान लो ये लाइन आप लोग लिख रहे हो तो ये किसका सेंटेंस बन जाएगा? पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा। किसका बन जाएगा? पैसिव वॉइस का। और आपको पता ही है कि अपन लोग जब नोटिस बनाते हैं तो नोटिस में आपको याद रख के चलना प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस के सेंटेंस आपको काम में लेने हैं। नोटिस जब आप बना रहे हो तो उसको आप पैसिव वॉइस में आप लोग बनाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, या तो आप लोग ये लाइन यहां लिख दो कंटेंट ऑफ द नोटिस में, यानी ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, वॉलंटियर्स, पर्सन आर hereby informed that, या तो ये लिख दो, या नोटिस इज hereby given that, ये लिख दो, या टॉपिक्स नेम प्लस वर्ब प्लस एमवी थर्ड फॉर्म, ये लिख दो। अब इनके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से देखो, यानी इस दैट के बाद में क्या लिखेंगे, इस दैट के बाद में और इसके बाद में अपन लोग क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या कुछ लिखना है। तो ध्यान से देखो, जरा थोड़ा उधर देख लीजिए कि जैसे आपको इस दैट के बाद में क्या कुछ करना है। तो देखो, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, या ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, वॉलंटियर्स, पर्सन आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट। इनके बाद आपको क्या करना है? प्रश्न में बेटा, प्रश्न में आपको दिया हुआ रहता है योर स्कूल, या आपकी कोई भी जो सोसाइटी है, या फिर ये मान के चलो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे लिखा रहता है। उसमें आपके यहाँ पे वर्ब रहती है, वर्ब के बाद में एमवी रहती है, एमवी के बाद में टॉपिक रहता है। क्या रहता है? टॉपिक। ये प्रश्न की भाषा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इस दैट के बाद में आपको क्या लिखना है? दैट के बाद में आपको ध्यान रख के चलना है। दैट के बाद में जहां पे यदि योर मिले तो उसकी जगह क्या लिख दोगे? और। अपन नोटिस को थर्ड पर्सन में लिखेंगे और। अगर स्कूल का नाम दिया हुआ है तो क्या लिख दिया? स्कूल। या यदि कोई सोसाइटी का नाम दिया हुआ है तो क्या लिख दिया? सोसाइटी। प्लस से क्या लिखोगे? प्लस से वहां पे आपको क्या लगानी है? वर्ब। जो क्वेश्चन में वर्ब दे रखी है वो वर्ब यहां लिख दो। प्लस से एमवी आपको लिखनी है। प्लस से आपको टॉपिक का नाम, किसका? टॉपिक्स नेम, या जो भी आपका प्रोग्राम है, या जो भी आपकी इवेंट है, या जो भी यहाँ पे टूर के बारे में बताया वो, या कोई टूर्नामेंट का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? ये आपको किसके बाद लिखनी है? इस दैट के बाद। जैसे आवर स्कूल इज, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। क्या लाइन बनी? ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। यह बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, इतना काम अपन ने कर दिया। इसके बाद में अब ये कंटेंट ऑफ द नोटिस में मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग लाइन ऑफ द नोटिस, जिसमें अपन लोग ये कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दैट के बाद क्या लिखना है ये मैंने यहाँ पे बता दिया। दैट के बाद में क्या होगा? प्लस वर्ब प्लस एमवी प्लस टॉपिक्स नेम, प्रोग्राम का नाम, इवेंट, टूर्नामेंट के बारे में आपको लिखना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अब देखो इसके बाद में अपन लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है? यानी इसके बाद में आपको डेट क्या लगानी है? डेट या टाइम और एक वेन्यू। अब ध्यान से देखो, अपन लोग चर्चा करते हैं कि इस कोई भी प्रोग्राम का नाम है, कोई इवेंट है, कोई भी टॉपिक का नाम है, कोई भी आपका टूर्नामेंट है, उसके बाद में आप प्लस डेट लगाइए। क्या लगाइए? डेट। क्योंकि मैंने
मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी जो इवेंट है, टूर है, टूर्नामेंट है, उसमें डेट, टाइम, वेन्यू शो करते हैं, तो डेट लगाइए, टाइम आप लगाइए और वेन्यू आप लोग लिखिए। डेट से पहले आप लोग क्या लगाना है? ऑन। ठीक है, यदि मान लो वो टुकड़ों में है, जैसे ये कोई पीरियड ऑफ टाइम में है, जैसे कोई प्रोग्राम है वो 5 दिन 4 दिन चलेगा, तो उसके लिए क्या लगा दिया? फ्रॉम। टाइम से पहले आप लोग क्या लगा दोगे? एट, फ्रॉम या बिटवीन। ठीक है, और वेन्यू से पहले आप लोगों को क्या लगाना है? एट लगाना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। अब देखो बेटा, इतना काम तो अपने को करना ही है, ये बात हो गई। इसके बाद में अपन लोग कंटेंट ऑफ द नोटिस, कंटेंट ऑफ द नोटिस में इसके बाद में अपन क्या कुछ लिखते हैं, यानी जैसे कोई भी ये मान के चलो टॉपिक का नाम दिया हुआ, उस टॉपिक में अपन लोग क्या कुछ लिख सकते हैं, उससे संबंधित बात अपन लोग अभी करते हैं। ध्यान से देखना। तो देखिए बच्चों, ये आपका है कंटेंट ऑफ द नोटिस में लिखने का मैटर। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था नोटिस की शुरुआत कौन सी लाइन से करते हैं, वो मैंने बता दिया। उसके बाद में अपन लोग क्या कुछ लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। यदि आपका जो नोटिस है वो कल्चरल प्रोग्राम या एक्टिविटी पे हो, अब कल्चरल प्रोग्राम और एक्टिविटी में कोई भी डे और कोई भी फंक्शन हो जो, या कोई भी जयंती हो जो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको अपन लोग क्या करते हैं, यानी आयोजन करते हैं, उसको अपन लोग मनाते हैं, तो वहाँ पे याद रख के चढ़ना आपको। जो यहाँ पे मैंने लाइंस लिखी है, इन लाइंस का आपको वहाँ प्रयोग करना है। जैसे कोई जयंती है, कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी डे है, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, एनुअल फंक्शन है, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अपन लोग स्टार्टिंग लाइन के बाद में कंटेंट में ये लाइंस लिख सकते हैं। कैसे? जैसे देयर विल बी मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स, आपको पता है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही है वहां पे। ठीक है, मिस्टर या मिस द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति विशेष का नाम लिख देंगे क्योंकि चीफ गेस्ट बनाया जाता है, आपको पता उसमें। विल बी चीफ गेस्ट, द स्टूडेंट हु विल पार्टिसिपेट विल बी अवॉर्डेड, यानी द स्टूडेंट्स हु विल पार्टिसिपेट विल बी अवॉर्डेड, यानी जो विद्यार्थी भाग लेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इसमें अपन लोग ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि देयर विल बी मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स एज सिंगिंग, डांसिंग, प्ले, ड्रामा, ठीक है ना, एंड स्टोरी एटसेट्रा, अपन लोग ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बाद में बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन लोग इसको शॉर्ट में लिख देंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट आपको पता ही है 50 वर्ड्स होते हैं, तो अपने को उसका भी ध्यान रखना है। अब मान लो आपका कोई नोटिस है वो किस पे हो? कैंप हो। अब कैंप कौन सा है? जैसे मान लो कि ब्लड डोनेशन कैंप हो, कैसा हो? ब्लड डोनेशन का कैंप हो, ठीक है, या फिर आपका प्लस पोलियो कैंप हो, या आपका एनएसएस का कैंप हो, ठीक है, या आपका कोई भी और एनसीसी, या फिर ये मान के चलो कि आपका क्लीन इंडिया मिशन से संबंधित कोई कैंप हो। तो इस प्रकार के जो कैंप होते हैं, उन कैंप में अपन लोग यानी स्टार्टिंग लाइन के बाद में बीच में ये लाइन लिख सकते हैं। कौन सी? कि इट इज अ सोशल सर्विस, ये एक सामाजिक सेवा है। दिस टाइप ऑफ कैंप डेवलप सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इस प्रकार के जो कैंप है वो उस कॉम्बिनेशन का भाव पैदा करते हैं। वॉलंटियर्स विल गेट सुटेबल प्राइज एंड सर्टिफिकेट, आपको पता है बेटा कैंप में वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है, ठीक है, स्वयं सेवक को बुलाया जाता है। वो स्वयं सेवक आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको अपन लोग सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ सुटेबल प्राइज उनको देते हैं। ये लाइंस अपन कैंप वाले नोटिस में लिख सकते हैं। फिर यदि मान लो आपका नोटिस किस पे हो? टूर पे हो, तो टूर पे जैसे कोई समर वेकेशन टूर हो, कोई एजुकेशनल टूर हो, तो उसके ऊपर अपन लोग ये लाइंस लिख देंगे। कैसे? ड्यूरेशन ऑफ टूर, अपने को यहाँ पे दिन बताने हैं कितने दिन का अपना टूर होगा। टूर या ट्रिप विल कॉस्ट ईच स्टूडेंट्स नियरली, यहाँ पे से बता दो इतने रुपए लगेंगे टूर के, ठीक। देयर विल बी ब्रेकफास्ट, लंच एंड फ्रेश आफ्टरनून रिफ्रेशमेंट, वहाँ पे विद्यार्थियों के लिए जो ब्रेकफास्ट है, लंच है और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था रहेगी। कोई दिक्कत है इसमें? फिर उसके बाद अगर आप इसमें बताना चाहो तो लिख सकते हो कि अपन लोग इतनी तारीख को प्रस्थान करेंगे, वी विल डिपार्ट, फिर आप डेट बता दो इतनी तारीख को अपन लोग प्रस्थान करेंगे। ये है ऑन टूर्नामेंट। अब कई बार क्वेश्चन आता है टूर्नामेंट के ऊपर, यानी सिलेक्शन फॉर कोई क्रिकेट टीम,
कोई हॉकी टीम या कोई वॉलीबॉल टीम, ठीक है ना, कोई भी हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल टीम के सिलेक्शन के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि किसी भी टीम के सिलेक्शन के लिए, यदि टीम को आपको सिलेक्ट करना है किसी टूर्नामेंट के लिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें अपन लोग ये लाइंस लिख देंगे, टूर्नामेंट विल बी प्लेड फ्रॉम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक खेला जाएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स या टीम, इतने खिलाड़ी, इतनी टीम विल टेक पार्ट, भाग लेंगे, स्टूडेंट्स फ्रॉम, यानी प्रश्न में ये दिया हुआ रहता है कि केवल कक्षा 10 के विद्यार्थी या कक्षा 12 के विद्यार्थी इस टूर्नामेंट के योग्य हैं, तो आपको ये लाइन उसमें लिख देनी है, स्टूडेंट्स फ्रॉम। यदि उसमें कक्षा 12 बताया हुआ है तो 12 लिख दो, यदि 10 बताया हुआ तो लिख दो। सीनियर या सेकेंडरी क्लासेज हु आर बिलो, जिनकी उम्र 17 या 19 साल से नीचे है, ईयर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब मैच आता है, मैच के ऊपर नोटिस आ गया आपका। मैच पे नोटिस का मतलब, जैसे मान लो कोई फ्रेंडली मैच खेलना हो, कोई क्रिकेट मैच खेलना हो या कोई फाइनल मैच खेलना हो, तो उनसे संबंधित कोई नोटिस आ जाता है तो आपको ये लाइंस लिख देनी है, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर 1 टीम नंबर 2। इस टीम यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जाएगा, ठीक है। मिस्टर मिस, आपको पता है कि कोई फाइनल मैच वगैरह होते हैं तो वहां पे चीफ गेस्ट होता है, ये लाइन अपन लोग उसमें लिख देंगे और विनर टीम को अपन लोग सम्मानित करते ही हैं। बेटा फिर आता है साइंस फेयर। साइंस फेयर के लिए आपको ये लाइंस लिख देनी है कि देयर विल बी मेनी एग्जीबिशंस, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होगी, द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स who want to participate in chart model quiz competition और invited, यानी जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं, चार्ट है, मॉडल है, ठीक है, और क्विज कंपटीशन, उनको नाम को आमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। ये लाइन अपने को क्या कर देनी है कि कोई भी नोटिस, यदि इनसे रिलेटेड आपसे कोई नोटिस पूछा जाता है तो अपन लोग उनमें ये लाइन से लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे नोटिस है वो आपको एक ही, ये मान के चल लो कि एक ही बात में आपको पूरे की पूरी नोटिस बता दी है। कहने का मतलब है स्टार्टिंग लाइन मैंने बता दी, उन नोटिस की मैंने बीच की जो कंटेंट आपको क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपन लोग लिखेंगे कि क्लोजिंग लाइन ऑफ द नोटिस क्या है, यानी नोटिस है, इसको कंटेंट लिखने के बाद में लास्ट में अपन लोग कौन सी लाइन लिखते हैं वो ध्यान से देखना। देखो स्टूडेंट्स, अपन लोग लास्ट में ये लाइन्स लिख सकते हैं, आप देखते रहिए। तो लिख देंगे, या तो ये लाइन लिख देंगे, कौन सी लाइन लिख देंगे, या कि जैसे अपन ने लिख दिया, दोज who are interested may contact to, या ये लाइन लिख दो, those who want to participate should give their names to the undersigned with parents, या ये लाइन लिख दो, those who are willing should give their names to the undersigned, ठीक है। या ये लाइन लिख दो, those who are interested should give their names to the undersigned before, या ये लाइन लिख दो, those who want to take part should give their names before, ठीक है। बेटा इनमें से अपन लोग लास्ट
में कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं। या अब कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें जैसे किसी भी स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी मान के चलो मेंबर्स को बुलाया जाता है, वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है किसी भी टीम का या किसी भी ये मान के चलो जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उनका सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए ये लाइन लिख दोगे आप, ऑल द स्टूडेंट्स या वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ड्यूरिंग, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख दो, एंड सपोर्ट। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे यदि आपको लास्ट में नोटिस के कंटेंट के बाद में लास्ट में आपको क्या कुछ लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो ये लाइन लिख दो, दोज हु आर इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट टू, इसके बाद में पता लिख दो। ठीक है, उसके बाद दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड विद पेरेंट्स, ये लाइन लिख दो, या ये लिख दो दोज हु आर विलिंग शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, या ये लिख दो दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर इतनी इतनी तारीख। ठीक है, दोज हु वांट टू टेक पार्ट शुड गिव देयर नेम्स बिफोर डेट लगा दो। ठीक, ऑल द स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ड्यूरिंग, कोई भी प्रोग्राम का नाम लिख दो, एंड सपोर्ट, यहाँ किसका सपोर्ट करना है, प्लेयर का करना है, स्कूल का करना है, या इंस्टीट्यूट जो भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी जिसका करना है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दो। फिर ये लिखने के बाद में लास्ट में अंत में आपको क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिग्नेचर करने हैं। क्या करने हैं, सिग्नेचर, किसके, जो भी इसका इश्यूइंग अथॉरिटी है, यानी नोटिस को जारी करने वाली जो अथॉरिटी है उसके आपको क्या करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में उसकी यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखी जाती है, उसके पद का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये काम तो हो गया। अब बेटा यहाँ पे सिग्नेचर किसके होंगे, जैसे मान लो कोई हेड बॉय है, कोई भी सेक्रेटरी है, कोई स्कूल में मान लो किसी हेड बॉय ने नोटिस दिया है, तो यहाँ पे तो सिग्नेचर किसके हो गए, उस हेड बॉय के हो गए। तो याद रख के चलना, यदि स्कूल में जो अथॉरिटी यानी प्रिंसिपल यदि किसी नोटिस को जारी नहीं कर रहा है और उसको केवल जारी कर रहा है कोई हेड बॉय या सेक्रेटरी, तो उसके सिग्नेचर हो जाएंगे जारी करने वाले के। फिर आपको राइट हैंड साइड में काउंटर साइन बाई, काउंटर साइन करने हैं वहाँ पे, काउंटर साइन बाई, फिर आपको काउंटर साइन में जो प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है उसका सिग्नेचर आपको करना है और उसकी डिजिग्नेशन आपको बतानी है। इस प्रकार से अपन लोग नोटिस बनाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।